ईरान की सड़कों पर इस वक्त गुस्सा है, आग है और एक ही गूंज है बदलाव। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की नीतियों के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हैं। सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें हो रही हैं और पूरी दुनिया को लग रहा है कि शायद इस बार ईरान में कोई बड़ी क्रांति हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ईरान में सत्ता बदलना इतना आसान है? हकीकत यह है कि ईरान की सड़कों पर उठने वाला ये तूफान अक्सर सत्ता की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार हजारों गिरफ्तारियों और सैकड़ों मौतों के बाद भी ईरान का सिस्टम टस से मस नहीं होता? इसका जवाब छिपा है दो नामों में, IRGC और बासिज। ये सिर्फ दो संगठन नहीं है, बल्कि ये ईरानी सत्ता की वो रीढ़ है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। आज हम ईरान के उस खौफनाक सिस्टम को डिकोड करेंगे जो किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की। अगर आप इसे सिर्फ एक सेना समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। IRGC ईरान के भीतर एक समानांतर स्टेट यानी एक दूसरी सरकार है। इसकी अपनी थल सेना है, अपनी नेवी है और अपना एयरफोर्स है और अपना एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क भी है। लेकिन इसकी असली ताकत बंदूक नहीं, पैसा है। ईरान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो तेल का कारोबार हो, कंस्ट्रक्शन हो, पोर्ट्स हो या टेलीकॉम, सब कुछ IRGC के कंट्रोल में है। संसद से लेकर न्यायपालिका तक इनके लोग हर जगह बैठे हैं और सबसे बड़ी बात, ये देश के राष्ट्रपति या संसद को जवाबदेह भी नहीं है। ये सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार है। यानी सरकारें आती जाती रहती हैं, राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, लेकिन IRGC का साया ईरान पर हमेशा बना रहता है। ये वो ताकत है जो सत्ता को ढाल बनकर बचाती है। लेकिन अगर IRGC सत्ता की तलवार है तो बासिज वो डर है जो हर ईरानी के दिल में बैठाया गया है। बासिज कोई आम सेना नहीं, बल्कि समाज के अंदर फैला हुआ जासूसी नेटवर्क है। आम नागरिक, पड़ोसी, दुकानदार या छात्र भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इन सुरक्षा बलों को अपने ही लोगों पर गोली चलाने के लिए किसी कानूनी इजाजत की जरूरत नहीं होती। दरअसल ईरान में मुखबिरी को सिस्टम बना दिया गया है। नतीजा ये होता है कि आंदोलन सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि अपने ही समाज के अंदर बैठे डर और मुखबिरों से भी टकरा जाता है। और यही सोशल नेटवर्क ऑफ फियर हर विरोध को जड़ से कमजोर कर देता है। दूसरी तरफ ईरान का शासन विरोध को सिर्फ बल से नहीं कुचलता, बल्कि वो प्रदर्शनकारियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर खत्म कर देता है। ऐसे जैसे कि जिंदा रहकर भी खत्म हो जाना, जिंदा लाश की तरह। ईरानी जेलों की यातनाएं रूह कपा देने वाली होती हैं। महीनों तक अकेला सेल, सालों की पूछताछ और मानसिक प्रताड़ना। जब कोई युवक सालों बाद जेल से बाहर आता भी है तो उसकी सजा खत्म नहीं होती। समाज उससे दूरी बना लेता है। लोग डरते हैं कि अगर उससे बात की तो वो भी बासिज की हिट लिस्ट में आ जाएंगे। उसे नौकरी नहीं मिलती, उसका सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है और शादी ब्याह तक में मुश्किल हो जाती है। यानी ईरान का सिस्टम सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य को मारकर दूसरों के लिए एक मिसाल बना देता है, एक डर बना देता है। अब सवाल यह है कि क्या कभी ये विद्रोह सफल होगा? ईरान में छात्र आंदोलन होते हैं, महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ती हैं, आर्थिक तंगी पर गुस्सा फूटता है, लेकिन अंत हर बार एक जैसा होता है। इसकी एक बड़ी वजह है लीडरशिप का वैक्यूम। ईरान सरकार किसी भी उभरते हुए नेता को या तो जेल में डाल देती है या उसे देश छोड़ने पर, देश से भागने पर मजबूर कर देती है। और जब भीड़ के पास कोई चेहरा नहीं होता तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती। ऊपर से इंटरनेट ब्लैकआउट की रणनीति। जैसे ही प्रदर्शन तेज होते हैं, पूरा देश डिजिटल अंधेरे में डूब जाता है। प्रदर्शनकारी आपस में बात नहीं कर पाते और उनका तालमेल टूट जाता है। और सबसे अहम बात, सेना या सुरक्षा बलों के अंदर कभी कोई बड़ी बगावत नहीं देखी गई। जब तक IRGC और बासिज की वफादारी सुप्रीम लीडर के साथ है, तब तक ईरान में तख्ता पलट एक इम्पॉसिबल मिशन बना रहेगा। बाहरी दबाव और प्रतिबंध कई बार इस शासन को और मजबूत भी कर देते हैं, क्योंकि वो इसे देश बनाम विदेशी दुश्मन की लड़ाई बताकर लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। ईरान की ये जंग सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि उस खौफनाक सिस्टम के खिलाफ है जो वहां की रग रग में बस चुका है।